हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। देखिए, आप सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर हिंदी को भी आप एक अच्छा खासा टाइम दे देंगे तो आप हिंदी में 95% मार्क ला सकते हैं, 95% प्लस मार्क ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो जो मैं हिंदी इंग्लिश के वीडियो बनाऊं उसको आपको ध्यान से समझना है, जो कुछ मैं बताऊं उसको नोट करते हुए चलना है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक नहीं, दो टॉपिक नहीं, पूरे 7 टॉपिक एक वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पूरे 7 टॉपिक, यानी कि हिंदी व्याकरण जो आपका है उसके मुहावरे और लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन, इन 7 टॉपिक को मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। कैसा पेपर आएगा, कैसे आपको लिखना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, ये आपका है क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो। आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोज लगातार बनाता रहूं तो आप लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं एक एक टॉपिक को। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है मुहावरे और लोकोक्तियां। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुहावरे और लोकोक्तियां हमें लिखना कैसे है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, हम कैसे लिखें? जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है अंगारे बरसना। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, वहां पर पहले आप लोग उसका अर्थ लिखिए, फिर उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। इतना ही आपको करना है। लिखा रहेगा निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए, तो आप आसानी से कर देंगे जिस तरह मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए अंगारे बरसना। ठीक है, इसका अर्थ पहले लिखिए ब्रैकेट में, अत्यधिक गर्मी पड़ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है वाक्य प्रयोग, नीचे इस हेडिंग को डालना। जैसे देखिए यहां पर पड़ा हुआ है तो इसके नीचे इस हेडिंग को डालना है। पहले क्वेश्चन रहेगा, फिर उसका इधर आपको अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग, नीचे हेडिंग डालना है। यहां पर साइड में हो गया है। ठीक है, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए, इस अंगारे बरसने को आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए, इस वर्ष तो अप्रैल माह में ही अंगारे बरसने लगे, बाद के महीनों में ना जाने क्या होगा। ये आपका एक महत्वपूर्ण मुहावरा है। अंगारे बरसना, पहले उसका अर्थ लिखिए अत्यधिक गर्मी पड़ना, फिर आप वाक्य प्रयोग, नीचे हेडिंग डालिए और इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही वाला वाक्य लिखें जो इसमें लिखा है, आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें आना चाहिए। जैसे देखिए, ये अंगारे बरसना, इस क्वेश्चन जो है इस वाक्य में आ चुका है, तो आपका वाक्य प्रयोग सही है। ठीक है, तो क्या है, इस वर्ष तो अप्रैल माह में ही अंगारे बरसने लगे, बाद में महीनों में न जाने क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या होगा, पहले क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखना है, फिर नीचे वाक्य प्रयोग ऐसे हेडिंग डालना है अंडरलाइन करके और इसको लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो मैं देता हूं उनको भी पढ़ना है, तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये आपका एक लोकोक्तियां है। देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियां दो चीजें होती है, मुहावरा अलग है, लोकोक्ति अलग है, लेकिन सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है। इसमें भी आपको अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका अर्थ क्या होगा, मन की पवित्रता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। यानी कि अगर आपका मन पवित्र है तो आपकी मन की पवित्रता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। ठीक है, वाक्य प्रयोग ऐसे हेडिंग डालेंगे, ऐसे अच्छे से हम, और ऐसे साइड से लिखते चलेंगे। क्या रखा है काशी और रामेश्वरम में, अपने मन को पवित्र करो वही काशी के समान है। यानी कि क्या रखा है काशी और रामेश्वरम में, अगर आपका मन पवित्र है तो वही काशी के समान है। ठीक है, तो मन पवित्र हो तो सब कुछ समझ लीजिए, आपका मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसीलिए संत रविदास ने ठीक ही कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, बस ऐसे वाक्य प्रयोग आपको कर देना है, कुछ भी नहीं है। 2 नंबर आपको फ्री में रखा है, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आपका संधि विच्छेद है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संधि विच्छेद। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया रहेगा संधि विच्छेद में आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये प्रभृत्ययों का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, का, खा, गा, घा करके। कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि प्रभृत्ययों का सही संधि विच्छेद क्या है, इतना ही आपको करना है। ठीक है,
बस समझिए। देखिए प्रभृति एव का संधि विच्छेद क्या है, एक एक क्वेश्चन समझिए। का है प्रभृति धन एव, खा है प्रभृति धन एवं, यहां पर एव कर दीजिएगा, ये बिंदी नहीं रहेगा, ठीक है। गा है प्रभृति धन तेव और घा है प्रभृति धन इव, तो प्रभृतेव का सही संधि विच्छेद होगा प्रभृति धन एव, ठीक है। ये दोनों मिलकर प्रभृतेव का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। रूल्स कितना आप पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और फिर दूसरा देखिए प्रत्याशा का संधि विच्छेद है। प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन है। का है प्रत्यधन आशा, खा है परधन अत्याशा, गा है प्रतिधन आशा और घा है प्रतिधन आशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रतिधन आशा। ये प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। जितने क्वेश्चन हो सके आप सॉल्व कीजिए। 3 नंबर का ये आएगा तो आप लोग आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो संधि विच्छेद के बाद आता है विभक्ति और वचन। ये भी वैसे ही है, क्या है इसमें कुछ नहीं है। देखिए विभक्ति और वचन, इसमें आपको क्या करना है, विभक्ति और वचन की पहचान करना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आत्मानम, आत्मानम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, यही आपको बताना है, ठीक है। सिंपल है, बताइए। का है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, खा है द्वितीय विभक्ति एकवचन, गा है सप्तमी विभक्ति द्विवचन और घा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्वितीय विभक्ति एकवचन। यानी कि आत्मानम में द्वितीय विभक्ति एकवचन है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आपने तो बता दिया कि द्वितीय विभक्ति एकवचन है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि आखिर है कैसे। तो देखिए इसके लिए आपको या तो रूल्स पढ़िए और या फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें बहुत सारे ऐसे आत्मानम है, आत्मने का कई आता है, तो ऐसे ऐसे 2-3 का आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लेकर आता हूं। ये सभी क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, 4-4 बार। तो इनको आप पढ़िए, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। ऐसे देखिए दूसरा है नामनोह। नामनोह का सही संधि विच्छेद क्या है, का है द्वितीय विभक्ति, सॉरी सही विभक्ति और वचन क्या है, का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, गा है द्वितीय विभक्ति एकवचन, घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो नामनोह में षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, यानी कि नामनोह जो है षष्ठी विभक्ति है और द्विवचन है, ठीक है, बस सिंपल है। तो ऐसे आपसे विभक्ति और वचन पूछा जाएगा, ऑप्शनल रहते हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आंसर देना होगा, जो सही आंसर है उसको आपको लिखना है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन, ऐसे समझिए कि क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चौथा टॉपिक, वो है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब क्या, शब्दों का जोड़ा, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, शब्द युग्म। इसमें आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट है कर्म क्रम, इसका सही अर्थ आपको लिखना है। कर्म का सही अर्थ क्या होगा, क्रम का क्या होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो बताइए क्या होगा। का है धर्म और कर्म, खा है काम और आरंभ, गा है कार्य और क्रम, घा है काम और सिलसिला। तो देखिए धर्म, कर्म का मतलब होता है काम, ठीक है, और क्रम का मतलब होता है सिलसिला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, कर्म काम और सिलसिला। तो कर्म, कर्म का सही आंसर क्या होगा, काम और सिलसिला, यानी कि कर्म का मतलब काम, क्रम का मतलब सिलसिला। तो ये घ वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए दूसरा है अम्ब अंभ। तो अम्ब का अर्थ क्या होगा, अंभ का अर्थ क्या होगा। तो का है माता और पानी, खा है माता और पिता, गा है आकाश और स्वर्ग, घा है देवी और देवता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, देवी और देवता। अम्ब का मतलब होगा देवी और अंभ का मतलब होगा देवता। तो देवी और देवता इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसका सही सही आंसर समझना है, ठीक है। तो दोनों का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोनों का घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टॉपिक समझ में आ गया आपको। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विधि, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब क्या होगा, पहले आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे। शब्द अर्थ का मतलब एक शब्द के कई अर्थ, एक शब्द के कई नाम हो, ठीक है। अनेकार्थी शब्द जिसे हम कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि एक ही शब्द के कई नाम। देखिए विधि है, विधि को और किन नामों से हम जानते हैं, बताइए आप। विधि को और किन नामों से हम जानते हैं, तो देखिए विधि का हो जाएगा कानून, ठीक है। विधि का कानून, तरीका, ठीक है। क्या हो जाएगा, विधि का कानून, तरीका। तो ये सब आपका हो जाएगा विधि का पर्यायवाची शब्द। और भी कुछ है उनको भी जान लेते हैं। युक्ति, ठीक है, युक्ति, भाग्य, विधाता। विधि का भाग्य भी होता है, ठीक है, भाग्य, युक्ति, विधाता,
ठीक है, तो ये सब हो जाएगा विधि का पर्यायवाची शब्द। विधि को हम कानून भी कहते हैं, तरीका, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का तरीका, तो विधि को हम तरीका भी बोल सकते हैं। ठीक है, भाग्य, युक्ति, विधाता, तो ऐसे ही आपको करना है। हरि का क्या होगा, विष्णु हो गया, इंद्र हो गया, ठीक है, विष्णु इंद्र हो गया, सर्प हो गया, सर्प हो गया, तो ये सब आपके हरि के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, और भी कुछ है, सूर्य, कृष्ण, तो विष्णु को हम सूर्य भी हरि को कह सकते हैं। ठीक है, कृष्ण भी कह सकते हैं। तो ये सब हो जाएंगे आपके हरि के पर्यायवाची शब्द। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपको सिर्फ पर्यायवाची शब्द लिखना है। विधि का कानून, तरीका, भाग्य, युक्ति, विधाता। हरि को और किन नामों से हम जानते हैं, विष्णु को हरि कहते हैं, इंद्र, सर्प, सूर्य, कृष्ण। तो आपको किन्हीं दो को लिखना होगा। मैंने 4 4 5 5 बता दिया, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको 5वां क्वेश्चन भी, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, जो हमारा 6 नंबर टॉपिक है। तो देखिए 6 नंबर टॉपिक हमारा क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द बताना। जैसे देखिए, जिसका वर्णन ना हो सके उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, बताइए, अवर्णनीय। अवर्णनीय, ठीक है, जिसको कहा ना जा सके, अकथनीय। तो जिसका वर्णन ना हो सके उसे हम एक शब्द में कहेंगे अवर्णनीय। इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं। ऐसे देखिए दूसरा, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं, बताइए, अनाथ। अनाथ, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो जिस बच्चे का, उसे हम क्या कहेंगे, अनाथ। तो अगर हम किसी बच्चे को कह दें अनाथ, तो इसका मतलब उसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, उसके माता पिता नहीं है। तीसरा देखिए, जिसे आंखों से देखा ना गया हो उसे हम कहेंगे अदृष्ट। अदृष्ट, ठीक है, तो जिसे आंखों से ना देखा गया हो उसे हम लोग कहेंगे, सॉरी, इसको आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिएगा, अदृष्ट। देखिए, अदृष्ट, ठीक है, तो जिसे आंखों से देखा ना गया हो उसे हम कहेंगे अदृष्ट। जिसे आंखों से देखा ना जा सके, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। जिसे आंखों से देखा ना गया हो उसे हम अदृष्ट कहेंगे, जिसे आंखों से देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए सभी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब, जैसे आप अपने आधार कार्ड में संशोधन कराते हैं, उसमें करेक्शन कराते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, वैसे वाक्य में गलतियां होती हैं, उसको आपको संशोधित करना है, यानी कि उसमें करेक्शन करना है। तीनों वाक्य दिए गए हैं, तीनों में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, उसको सही कीजिए। फर्स्ट है, रोटी मोहन ने खाई। क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है, रोटी मोहन ने खाई? अगर ये इस प्रकार से होता, मोहन ने रोटी खाई, तब सही था। तो वही आप कर दीजिए। क्या करना है इसमें, मोहन ने रोटी खाई, मोहन ने रोटी खाई। ठीक है, अब ये सही है, तो कुछ समझिए, कुछ माइंड लगाइए कि कैसा सही रहेगा, किस प्रकार से हमें बोलना चाहिए, अपनी भाषा में समझिए। ठीक है, इतना तो आपके पास माइंड है। ऐसे दूसरा देखिए, हम सब छत में खेलेंगे। गलती कहाँ है, में। आप छत में नहीं खेलेंगे, छत पर खेलेंगे, तो में के स्थान पर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर, हम सब छत पर खेलेंगे। ठीक है, तो हम सब छत पर खेलेंगे। अब ये आपका सही है। तो ऐसी गलतियां आपको पहचाननी है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तीसरा देखिए क्या है, आज मेरा चाचा आया है। ये कैसा भाषा है, ये थोड़ा आप शब्द लग रहा है। आज मेरे चाचा आए हैं, इस प्रकार से लिखिए। आज मेरा चाचा आया है गलत है, आज मेरे चाचा आए हैं, तो इस प्रकार से लिखिए, आज मेरे चाचा आए हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखिए, सही रहेगा। तो इस प्रकार से वाक्य में गलतियां होंगी, क्या आप सही कर लेंगे?
बहुत ही आसानी से। तो ये था आपका वाक्य संशोधन 7 नंबर टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। हमने वाक्य संशोधन पढ़ा, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए शब्द अर्थ, शब्द युग्म, विभक्ति और वचन, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो यहां पर हमारे सभी टॉपिक खत्म हो गए। जो कुछ भी क्वेश्चन बताया है वो आपको समझ में आ गए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता भी होंगे। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर ऐसे ही आप और भी वीडियो चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश का साथ साथ टॉपिक में एक वीडियो में लेकर आऊं, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं मिलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।